रिवाइज हो जाएगा कि ये क्या है। जिनको पता नहीं, जिन्होंने लेक्चर मिस किए थे वो भी देख लेंगे, या सर ये क्या है, ये क्या होता है, तो उस पर मैं नोट भेज दूंगा आपको, आप पढ़ लेना, है ना। या फिर कभी बताते आया मुझे तो मैं बता दूंगा, है ना। चलेगा सबको, यहाँ तक भी क्लियर है। तो चलो अभी देखेंगे। अभी मुझे ये बताओ, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव पे कोई क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे आराम से। फिजिकल सिक्योरिटी, ओके, टेक्निकल सिक्योरिटी कौन सी है, प्रिवेंटिव में कौन सा आता है, डिटेक्टिव में कौन सा आता है और करेक्टिव में कौन सा आता है, ये भी आपको पता है। आर बैक में भी कुछ था जो इससे रिलेटेड था, है ना, इससे रिलेटेड था, है ना, ये भी बताया था मैंने। आप रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देख लेना पीछे के, ठीक है। उसके बाद डैक मैक भी बताया मैंने। नेटवर्किंग सिक्योरिटी बेसिक, फायरवॉल्स, कंप्यूटर का वॉचमैन, आईडीएस आईपीएस, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होने वाले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स, ये दोनों तरह से काम करते हैं जैसे मैंने बताया था। और अभी ये बाकी है सिस्टम हार्डनिंग, पैचेस, पैचेस क्या होता है, अपडेट्स क्या होता है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बैकअप कैसे लेते हैं, रिकवरी स्ट्रैटेजीज क्या होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसीजर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये अपन आज के लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या था, सिस्टम हार्डनिंग, राइट, बराबर, समझ रहे हैं सबको। सिस्टम हार्डनिंग क्या होता है, फिर पैचेस, अपडेट, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे सिस्टम हार्डनिंग, पैचेस, अपडेट, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द सिस्टम हार्डनिंग? सिस्टम हार्डनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम मोर सिक्योर्ड बाय रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज। इसमें प्रोसेस होता है क्या, ये प्रोसेस होते हैं जिसमें नेटवर्किंग सिस्टम में, अपने सिस्टम में क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? वल्नरेबिलिटीज। अभी वल्नरेबिलिटीज बतानी जरूरी है? नहीं सर, हमें बताया था, हमने पढ़ा था वल्नरेबिलिटीज क्या है, ठीक है। वीकनेस पॉइंट्स जो कंप्यूटर में होते हैं जिससे कुछ भी कंप्यूटर हार्मफुल हो सकता है या फिर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो वल्नरेबिलिटीज होती है, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ भी ऐसी खिड़की छोड़ देना जिससे चोर बीच आ सके कंप्यूटर के, या फिर डाटा ब्रीच कर सके, है ना, तो डाटा या फिर कुछ भी, तो वल्नरेबिलिटीज वीकनेस पॉइंट है कंप्यूटर का। तो ये हार्डनिंग क्या है, ठीक है, सिस्टम हार्डनिंग क्या है? तो सिस्टम हार्डनिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेटवर्किंग सिस्टम को सिक्योर किया जाता है और उसको उसके नेटवर्किंग सिक्योरिटी को, वल्नरेबिलिटीज को देखा जाता है, रिड्यूस करा जाता है, मतलब कम करा जाता है, ठीक है। की स्टेप, इसकी स्टेप क्या क्या होती है? पैचेस, अपडेट, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा उसमें आता है। तो अभी पैचेस है क्या, तो देखो, फिक्स सिक्योरिटी वीकनेस इज द सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल विंडोज अपडेट दैट फिक्स बग्स और सिक्योरिटी होल्स, ठीक है। तो इसमें एक पैचेस मतलब क्या है, एक बार सुन लो। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो, समझो मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और मुझे बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज रह चुकी है जिससे यूजर्स को प्रॉब्लम होगी या फिर उनका डाटा क्या होगा, लीक होगा। तो मैं बाद में कुछ अपडेट निकालूंगा, एप्लीकेशन का सिक्योरिटी निकालूंगा, उससे कुछ सोल्यूशन निकालूंगा, वैसा कुछ प्रोग्राम लिखूंगा, और जब मैं वो प्रोग्राम या फिर जो अपडेट कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, तो उनके पास एक ऑप्शन आएगा अपडेट करके। तो उन्होंने वो टाइम पे अपडेट किया करना चाहिए ना, जबकि उन्होंने वो टाइम पे अपडेट नहीं किया, तो जो वल्नरेबिलिटी रह गई थी उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा हैकर उठा सकता है, बराबर बराबर कि नहीं। तो पैचेस क्या है, एक अपडेट है किसी एप्लीकेशन का, किसी सिस्टम का, ठीक है। तो इसे अपडेट कहेंगे अपन। उससे क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज फिक्स की जाती है, बग्स फिक्स किए जाते हैं। समझो कोई एप्लीकेशन अभी बना दी जाती है, अभी कोई प्रोडक्ट बन जाता है, पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में गलतियाँ हो जाती है, या फिर कोई, समझ कोई डॉल बहुत मास प्रोडक्शन में बन रही है, तो किसी डॉल का आँख ठीक से बनेगी नहीं, या फिर पैर ठीक से बनेगा नहीं, समझो एक प्रकार से मास प्रोडक्शन में फिजिकली ऐसा ही होता है ना। तो बाद में उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है ना, मशीन में प्रोग्रामिंग करके, या फिर मशीन से बना जाएगा तो मशीन से प्रोग्रामिंग करेंगे, या फिर
जो गलतियां हुई है उसको सुधारेंगे। वैसा ही सॉफ्टवेयर में होता है, हर सॉफ्टवेयर में वर्नेबिलिटीज होती है और वर्नेबिलिटीज मिली तो उसको पैचेस के द्वारा फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो पैचेस क्या है, एक अपडेट की तरह है। ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्नेबिलिटीज को फिक्स करते हैं या फिर बग्स को फिक्स करते हैं। अपडेट रेगुलर अपडेट्स केप सिस्टम प्रोटेक्ट फॉर फ्रॉम द लेटेस्ट अपडेट्स। अभी कभी अपडेट आया है तो आपने अपडेट करना चाहिए। अपडेट क्यों बोलते हैं सब कुछ, तो जो नए रियलिटी में अभी के करंटली जो वायरस चालू है या फिर जो थ्रेड्स चालू है हैकर्स द्वारा किए जाने वाले, तो उससे बचने के लिए वो अपडेट दिए जाते हैं। तो आपने टाइम पे अपडेट करना चाहिए कि नहीं, इसलिए उसको टाइम के लिए अपडेट रखना पड़ता है। इसलिए हर एक सिक्योरिटी में तो पहले बताया जाता है कि आपने सब सॉफ्टवेयर अपडेट रखना चाहिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो को पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पहले होता है इसमें, तो इसको सिस्टम हार्डनिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप। सिस्टम हार्डनिंग में वो भी आएगा, या फिर फिक्स ही करना नहीं। समझो कोई सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सिस्टम है और उस सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज मिलती है तो वो खुद यूजर उसको फिक्स करेगा प्रोग्रामिंग करके। समझ रहे हो, उसका खुद का कभी सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम हार्डनिंग, वो खुद फिक्स करेगा, उससे पूरे सिस्टम को हार्डनिंग करेगा, अच्छे से फिक्स करेगा। बग्स हो गए तो बग्स को फिक्स करेगा। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल नेसेसरी फीचर सर्विस और पोर्ट्स। एग्जांपल टर्निंग ऑफ यूजर नेटवर्क पोर्ट्स, चेंजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड। अभी जब बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं तो जो काम के पोर्ट्स नहीं है, पोर्ट क्या होते हैं अभी मुझे और आपको पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता तो अभी मैं पीछे लेक्चर देखने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं ठीक से बता दूंगा आपको पोर्ट्स क्या होते हैं। अभी बाकी की बाकीच्यांचं बघून घेतो इम्प्रेशन काय आहे इथं, जमतंय का, का नुसते बसलेत, जमतंय ना, नाही काय करायचं, बंद करून देऊ लेक्चर। इथं तर फक्त लेफ्ट लेफ्ट येते म्हणजे जात आहे सगळे, जमतंय ना, जमतंय ना म्हटलं, कळतंय ना मी काय बोलतोय का, काय हिंदी समजत नाही आहे। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है सबका। तो अभी था क्या था, पोर्ट्स। तो पोर्ट्स यहाँ पे बताया क्या गया है, देखो समझो मैं कुछ सर्विस चला रहा हूँ या फिर मेरा एप्लीकेशन ऑन है तो मैं इंटरनेट से कनेक्ट होता हूँ, तो आपको पता है कभी मैं किसी सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा या फिर मांगूंगा तो वो कुछ पोर्ट्स यानी प्रोटोकॉल्स में होती है, वो FTP होगा, HTTP होगा। समझो जिस पोर्ट का मुझे काम नहीं है वो बिन काम का ओपन है, मुझे उसका काम नहीं है एक्चुअल में, और खाली पीली वो ऑन है उसमें, तो उसको मैंने बंद करना चाहिए ना। कभी उस वो पोर्ट ऑन है तो उस पोर्ट से कोई अटैक मेरे पे होता है, उसकी रिक्वेस्ट मुझे मेरे सर्वर पे ज़्यादा आती है, तो मेरा सर्वर क्या करेगा, उसका एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि ओपन है वो, तो वो मैंने ऑफ करने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसमें ये सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन में आता है, तो जिसमें बोला गया है टर्निंग ऑफ यूजर नेटवर्क पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं, फिजिकल पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड तो पहले चेंज करो, जैसे वाईफाई का डिफॉल्ट पासवर्ड है 1 to 7 तक या फिर 7 to 1 तक। ये तो अभी मैं इतने ट्रिप में गया, यहाँ पे इतने दोस्त देखे वहाँ पे, तो सबका पासवर्ड एक ही था, बड़े बड़े होटल्स के पासवर्ड भी वही थे। तो मैंने जानबूझ के स्कैनिंग भी की थी वहाँ पे। स्कैनिंग करके देखा कि होटल में कौन कौन से रूम और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पोर्ट्स ओपन हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो समझे आप। तो देखो, तो पोर्ट्स ऑफ करना है बड़े बड़े सर्वर का, तो क्योंकि कोई कोई बड़े बड़े सर्वर कभी कोई कोई पोर्ट ओपन रखते हैं तो उसे ऑफ करना ज़रूरी है उनके लिए ना, फिर वो खतरे के लिए वो एक उनका वीकनेस पॉइंट हो सकता है फिर, है ना, तो उसको ऑफ करेंगे। ये सिक्योरिटी अपडेट्स में हो जाता है। आगे बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज। व्हाट इज द बैकअप, बैकअप क्या होता है, अभी सेकेंड टॉपिक है बैकअप। आई होप कि तुम्हें सबको ये समझ में आया होगा कि सिस्टम हार्डनिंग क्या होती है और पैचेस क्या होता है, अपडेट क्या होता है, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, समझ गए। ये उसी में आता है पैचेस में। ओके, secure configuration, updates, patches. Okay, backup recovery strategy.
ओके। और अभी बैकअप रिकवरी स्ट्रैटेजी बोलूँगा, अभी बताऊँगा आपको, और उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी। यहाँ तक समझ में आ गया है क्या? समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, आगे बैकअप क्या होता है? अपना जो सिस्टम का सारा डाटा है उसे बैकअप करना। बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रैटेजी। व्हाट इज अ बैकअप? A backup is a copy of important data stored separately so you don't lose it, your system fails or is attacked. मतलब आपका सिस्टम पे कोई अटैक होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स अटैक होता भी है, ठीक है, तो आपके डाटा को कुछ ना हो इसलिए डाटा बैकअप लिया जाता है। आपका जो डाटा है या फिर आपका जो पीसी था या फिर आपका जो सिस्टम था वो उसी स्थिति में आ जाए पहले, जैसे पहले स्थिति में था, पहले उसका जो डाटा था या फिर पहले जैसे वो था नॉर्मल, वैसे उसको करने के लिए बैकअप रखना पड़ता है। क्योंकि समझो डिजास्टर आया या फिर कुछ भी फिजिकली अटैक हो चुका है कंप्यूटर पे, फूट गया या फिर कुछ भी जल गया है समझो, तो उसका डाटा रिकवर होना चाहिए ना, तो इसलिए बैकअप रखना पड़ता है। तो बैकअप क्या होता है? कॉपीज होती है डाटा की। मतलब आपने जो पीसी यूज़ कर रहे हो या फिर बड़ी कंपनी जो पीसी यूज़ कर रही है या फिर जो सिस्टम यूज़ कर रही है, उनके डाटा की वो 3 तरह की कॉपी रखेंगे। एक पहली कॉपी जो उनके हार्ड कॉपी उसको बोलेंगे, या फिर हार्ड कॉपी मतलब उनके पास रखेंगे, ठीक है, और एसएसडी में रखेंगे या फिर बड़े बड़े एसएसडी में रखेंगे, डीवीडी में रखेंगे, हाँ, बड़े बड़े स्टोरेज उनके सिस्टम हो गए तो उसमें रखेंगे। ये पहला बैकअप हो जाएगा उनका। उसके बाद हो जाएगा क्लाउड। क्लाउड सिस्टम के पास रखेंगे। सबसे बड़ा क्लाउड कौन सा है? अमेजोन, ओके, और गूगल जैसे बड़े बड़े क्लाउड्स। उनके पास उनका डाटा क्या करेंगे? दे देंगे कि आप हमारा डाटा संभालो। ये पहला हो गया। और एक खुद के पास रहेगा। ये 3 टाइप्स, मतलब ये गया तो यहाँ पे दूसरा सिस्टम बैठा के इससे वो बैकअप ले लेंगे। ये समझो गया तो यहाँ से ले लेंगे, ये समझो गया तो यहाँ से ले, यहाँ से मतलब ये तो मेन विषय है ना, समझ रहे हो ना आप? तो इसे बैकअप क्या जाता है? तो बैकअप कुछ तरह जैसे कि देखो, तो बैकअप आप, तो सर आप कैसे रखते हो बैकअप? आप रखते हो गूगल गैलरी में, जिसमें आपका रेगुलरली अपडेट होता है। समझो आपने कोई फ़ोटो खिंचवाई हो उसमें, और समझो मेरे को आपका ईमेल मिल जाता है और आपकी गूगल ड्राइव में देखूंगा तो आपके पूरे फ़ोटोज़ मेरे पास दिखेंगे। वो तो छोड़ो, फ़ोटोज़ तो दिखेंगे, उस फोटो के साथ वो फ़ोटो कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी थी वो भी दिखेगा कि ये फ़ोटो कौन से लोकेशन पे खींची गई थी, फिर इस फ़ोटो पे आप कौन सी लोकेशन पे थे। मुझे लोकेशन भी पूरा ट्रैक करके मिलेगा, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, घर से लेके घर तक का एड्रेस उस फोटो में। तो इतनी सारी, आपको कभी जाना हो तो आप एक बार देख लीजिए कैसे देखते हैं एड्रेस करके, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बैकअप रखना पड़ता है, गूगल क्लाउड है या कहीं पे भी। तो ये पहला बैकअप हुआ। कभी कोई इम्पॉर्टंट स्टोरेज स्प्रेडली, सो डोंट लॉस, म्हणजे याच्याने लॉस नहीं होता तुमचा, इससे लॉस होता नहीं है। सिस्टम फॉल्स इज अटैक, कभी अटैक होता है तो अपने सिस्टम का कोई लॉस नहीं होता है, अपने डाटा का लॉस नहीं होता है, ठीक है, समझिए आप, आपका डाटा आपको फिर से रिकवर भी हो जाता है। प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग डाटा फ्रॉम बैकअप आफ्टर लॉस लाइक क्रैश, वायरस और एक्सीडेंटल डिलीट। कभी कोई डिजास्टर या फिर लॉस होता है जैसे कि मैंने बताया आपको, तो उससे आप उसके प्रोसेस है वो रिस्टोरिंग करने की, कि कोई ऐसा हादसा होता है या फिर कंप्यूटर के साथ अपना डाटा लॉस होता है तो आप उसे रिकवर करते हो। कॉमन स्ट्रेटजीज: फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, क्लाउड बैकअप, ऑफ साइट बैकअप। ऑफ साइट बैकअप कौन सा था? जो कंपनी ने मैंने बोला कि यहाँ पे डीवीडी या फिर एसएसडी में सेव करना, ये था क्लाउड बैकअप जो गूगल के सर्वर को दिया था, ओके, राइट। और इंक्रीमेंटल ओनली डाटा चेंजेड साइंस लास्ट बैकअप, और फुल बैकअप कंप्लीट कॉपी ऑफ ऑल डाटा। तो क्या होता है, ये दो भी आते हैं उसमें, इंक्रीमेंटल और फुल बैकअप। फुल बैकअप में पूरा अपडेट होता है, चालू का पूरा अपडेट, मतलब कंपनी का जो चालू का भी डाटा है वर्तमान में रियल टाइम में, तो वो सारा डाटा फुल बैकअप होता है, एक जगह पूरा फुल बैकअप रखते हैं वो, उनका पूरा फुल बैकअप, समझ रहे हो? वो क्लाउड के पास भी हो सकता है। और इंक्रीमेंटल बैकअप ओनली डाटा चेंज सिंस लास्ट बैकअप, मतलब इसमें क्या होता है कि समझो यहाँ तक बैकअप लिया गया, समझो ये एक पट्टी है और ये पट्टी की तरफ से समझो आप ये, ओके, तो यहाँ तक बैकअप लिया गया था और यहाँ तक अभी फोटोज बाकी है, मतलब क्लाउड पे भेजने के लिए। तो ये इंक्रीमेंटल बैकअप वो होता है
जहाँ से बैकअप लिया गया है वहाँ से उसे कंटिन्यू करना। म्हणजे समझो मेरा ईमेल, ये पहली ईमेल था तो पहली ईमेल में ये 15 GB का भर गया, अभी और बाकी है 16 GB समझो, तो मैं दूसरे ईमेल में भरूंगा और दूसरे ईमेल में क्या करूंगा, ऐसा सेट करूंगा कि उसको यहाँ से वो आगे के फोटो स्टोर करे। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप, मतलब जहाँ से मैंने किए थे वहाँ से आगे। अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक करा होता इस नई न्यू ईमेल में, तो होता था क्या, क्योंकि उसमें 15 की लिमिट होती है, 15 GB की। समझने वाले को इशारा काफी है। रुक जाओ फिर से बताऊँ। एक ईमेल थी 15 GB की, उसमें मेरे डाटा मैंने भर दिया, 15 GB का डाटा भर दिया। वाढवू शकता पैसे देऊन, समझो आपको परचेस नहीं करना, उसकी लिमिट है, ओके, तो आपको परचेस नहीं करना, 15 GB की लिमिट होती है, तो आपने 15 GB की लिमिट फुल कर दी, ठीक है, यहाँ तक थी, आपका डाटा यहाँ तक था, आपकी 15 GB की लिमिट पहले ईमेल की यहाँ तक फिल हो गई। आपने दूसरी ईमेल में क्या बताया, आपने यहाँ से डाटा यहाँ तक नहीं फिल किया, आपने यहाँ से यहाँ तक बोला उसको कि यहाँ से यहाँ तक आप डाटा लो, क्योंकि इतना बाकी है मेरा, क्योंकि शंकर भगवान यहाँ से डाटा ये मेरा बैकअप हो चुका है, आपका आगे का जो डाटा है आप करो। कभी उसने इस ईमेल में, ठीक है, इस ईमेल में कभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कभी कर दिया तो ये फुल हो जाएंगे ना, वही होगा फिर वो यही तक ये होगा, डबल डबल कॉपी रख क्या समजतोय हा विषय तिथे। तर मग इसला म्हणतात इन्क्रीमेंटल बॅकअप, जिथून बॅकअप संपला होता तिथून परत स्टार्ट करायचा इन्क्रीमेंटल बॅकअप। जसं इथं सांगितलं ऑनली डाटा चेंज, जिथून डाटा लास्ट डाटा जिथून चेंज झाला होता तिथून। सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, व्हाट आर सिक्योरिटी पॉलिसी, अभी इसमें आता है सिक्योरिटी पॉलिसी। हाँ ओके, आपको ये भी समझ में आ गया हो गया बैकअप रिकवरी स्ट्रैटेजीज क्या होती है और बैकअप में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है। ऑफ साइड बैकअप भी होता है, ठीक है, समझ गए क्या? बरं द्या बरं रिप्लाय, आता करताय सगळ्यांना रिप्लाय द्या तिकडनं, रिया आता करताय ना, ओके, काही नाही, संपला आता आपलं लेक्चर आहे ना, म्हणजे पूर्ण सायबर सिक्युरिटीचं संपण्यात येऊन गेले असं समजा, थोडंसंच बाकी आहे, म्हणून मला रिप्लाय देत असा नेमकं मला समजेल, नोट्स पण करत राहायचा, ओके, बोला मला टॉपिक तर सांग कोणता, 2 मिनिटं, कोणता बॅकअप, बॅकअप काय असतो, तुझ्या मोबाईलमध्ये डाटा आहे, तो डाटा कधी मोबाईल हरवला तर तो डाटा कसा वापस आणशील, तू कसा आणशील, हरवला तर मोबाईल तुला माहिती नसेल तर तू काय करशील, आणणारच नाही तो डाटा वापस, तू म्हणशील मोबाईल हरवला माझा डाटा पण गेला, रडत बसेल, पण तू जर का डाटा बॅकअप घेतला तर तो डाटा तुला वापस घेता येईल, तर त्याला डाटा बॅकअप म्हणतात, म्हणजेच तुझ्या मोबाईलमधला डाटा तू दुसऱ्या सिस्टमला देऊन देशील की माझा डाटा ठेवा, ओके, आणि जेव्हा तुझा मोबाईल हरवला किंवा फुटला किंवा हरवला तर तू त्या तिसऱ्या पीसीला मागून घेशील की मला तो डाटा हवा आहे, माझे फोटोज वगैरे ईमेल्स वगैरे, तर याला डाटा बॅकअप म्हणतात, म्हणजे तुझ्या डाटाची एक कॉपी दुसऱ्याकडे ठेवणं आणि ती कॉपी जेव्हा गरज असेल तेव्हा मागवणं, याला डाटा बॅकअप म्हणतात। आता तुला बॅकअपची गरज नाही कारण की तुझा मोबाईल आहे तुझ्याकडे, जेव्हा तुझा मोबाईल हरवून जाईल तेव्हा तुला डाटा बॅकअपची गरज पडेल, रिकव्हरी गरज पडेल, तू रिकव्हरी करशील त्याला, है ना, मग याला डाटा बॅकअप म्हणतात। मग तू कोणाकडे ठेवलाय तुझा डाटा, मी सांगतो गुगलकडे ठेवला असेल, गुगल क्लाउडमध्ये जायचं, तिथं फोटोमध्ये चेक करायचं, तिथं तुझे फोटो दिसतील, आता हो मग तुझे फोटो आहेत गुगलकडे, मग तू तिथं बघू शकते, म्हणजे जर का तुमचा मोबाईल हरवला तर तुला फक्त काय हवंय, तुझा ईमेल आयडी किंवा तुझा मोबाईल नंबर तुझ्याकडे असायला हवा, आज जर का तुझ्याकडे ईमेल आयडी असेल तर त्या ईमेल आयडीने तू लॉग इन करून ते फोटो बॅकअप करू शकतो, त्याला बॅकअप म्हणतात। आणि हे मोठ्या मोठ्या सर्व्हरमध्ये सुद्धा यूज होतं, जिथं मोठे मोठे सर्व्हर्स गुगल सारखे आपल्यासाठी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात, समजलं? गीता शर्मा होती का ही, गीताला केव्हापासून डाऊट यायला लागले बाबा, गीता तर बोलायची नाही लेक्चरला छान आहे, चांगलं, एक ताड्या वाजवायच्यासाठी कॉंग्रॅच्युलेशन्स कुठं होतं आपण, सिक्युरिटी पॉलिसी आहे काय, आधी आपण परत मॉड्यूलकडे जायचं की तुम्हाला एक एक सांगतोय की मॉड्यूल कसं होतंय, सिस्टम हार्डनिंग झालं, बैकअप रिकवरी, सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोसीजर, अभी थर्ड मॉड्यूल का ये सारा होने में आ गया है, लास्ट का है, तो सिक्योरिटी प्रोसीजर है क्या, तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिन्होंने लास्ट का लेक्चर किया था या फिर बाकी के लेक्चर किए थे उनको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसका आंसर देना है, ठीक है,
तो ये एक एक बताने के बाद, ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, एक लिस्ट है, मतलब किन्होंने बनाई होती है वो होते हैं इंट्रोडक्शन एथिकल, रुक जाओ, पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट पासवर्ड, तो रुक जाओ 2 मिनट, WOSP इन्होंने बताई होती है, W ओपन सोर्स 2 मिनट्स हाँ WASP, सॉरी WASP, ठीक है, WASP इनका फुल फॉर्म होता है आपके पास ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है सिक्योरिटी पॉलिसी में, तो वो ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी में एक संस्थान है, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड को ये नियम अपडेट देती है। क्या करता है उनका काम क्या, देखो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है पूरे, मतलब सबके लिए होता है, वो गवर्नमेंट भी उसके देखते हैं उनका डाटा, तो मतलब उनका काम क्या, देखो कोई एप्लीकेशन है या फिर थ्रेड्स है जो नए आ रहे सिस्टम पे, तो उनसे बचने के लिए कुछ प्रोसीजर होती है उसमें, हर एक दिन हर एक साल में अपडेट आता रहता है उसका, आप WOSP वेबसाइट पे जाके उसका अपडेट देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, सब जो आप कभी वर्नेबिलिटीज बग बाउंटिंग हंटिंग कर रहे हो, तो आपको नए नए वर्नेबिलिटीज, नए नए वायरस, नए नए अटैक्स के बारे में पता चलेगा, और आप वो अटैक्स, आपका जो टारगेट है, समझो आपका टारगेट आपका स्कूल है बग बाउंटिंग हंटिंग के लिए, तो आप आपकी जो ये रहेगा बग्स, तो नया बग्स देखोगे यहाँ पे और वो बग्स ढूंढोगे, आपका जो टारगेट होगा वहाँ पे, मतलब समझ गए आप, समजलं, जसं समजलं तुम्हाला की कोरोना येतोय आता, तुम्हाला कळतंय की अरे कोरोना नवीन आजार आला, तर तुम्ही एखादा डॉक्टर आहात आणि समजा एखाद्या व्यक्तीला तुम्हाला चेकअपसाठी दिलेलं आहे की त्या व्यक्तीला कोणताच आजार झाला नको पाहिजे, त्याला सिक्युअर ठेवायचं तुम्हाला, तर तुम्ही काय करणार, जर तुम्हाला त्याची खात्री करण्यासाठी दिले तर तुम्ही डॉक्टर असल्या कारणाने काय करणार, तुम्ही नवीन आजार शोधणार, नवीन आजार आला की तुम्ही लगेच त्याला चेकअप करणार, बघणार की याच्यात तो आजार तर नाही, तुम्ही काय करणार, त्या व्यक्तीला त्या गोष्टीपासून कसं सिक्युअर करता, त्या अशी गोष्टी लक्ष कळत आहे मला, मग डॉक्टर कशी प्रॅक्टिस करेल की नवीन आजार येतोय का, मग त्या लोकांना कसं वाचवता येईल तसं, तर त्यांची प्रॅक्टिस त्या आधीपासून करून घेतील, प्लॅनिंग त्याची आधीपासून करून होती। मग WOSP हे अशी संस्था आहे ज्याच्यामध्ये होणारे जे लेटेस्ट थ्रेड्स आहे त्याच्यावरती जे काहीतरी सोल्युशन असतात, जे त्याच्यावरती होणारे जे काही सोल्युशन आणि स्टेप्स असतात ते इथं दिलेले असतात, इथून नवीन दरवर्षी काही ना काही अपडेट्स ते पाठतात, एक प्रोसिजर असते, म्हणजे एक लेटर प्रोसिजर असते, PDF असते, जसं की पॉलिसी असते ती कधी काय करते, 2021 मध्ये एक पॉलिसी टाकली त्यांनी, नवीन अपडेट टाकली, ठीक आहे, ते अपडेट असतात, काहीतरी नंबर असतात A01, तुम्ही बग बाउंटिंग मध्ये एडिटिंग शिकणार ना तेव्हा तुम्हाला समजेल की हे बग्स जास्त शोधतायत, हॅकर्स काही अशा प्रकारे विचार करतायत आणि ह्या प्रकारे काहीतरी अटॅक्स करत आहेत, तर तुम्ही ह्या गोष्टींची फॉलो करा। तर सिक्युरिटी पॉलिसीमध्ये असं सांगितलं असतं की नियम असतात त्यामध्ये की तुम्ही हे नियम पाळा, ह्या गोष्टीपासून वाचता, हे नियम पाळा, ह्या गोष्टींपासून वाचता, तिथं सोल्युशन आणि त्याचा परिणाम पण असतो। तर हे कोण कोण पब्लिश करतं, WASP वरती मिळतं हे, आणि बग बाउंटिंग जे हॅकर्स असतात, एथिकल हॅकर्स असतात, बॅकहॅट हॅकर असो किंवा एथिकल हॅकर असो, ते हे वेबसाईटला बघत असतात, ह्या वेबसाईटवरती नवीन नवीन अटॅक होणारे बघत असतात ते, कारण की याच्यावरती त्यांना माहिती होतं कोणते कोणते नवीन अटॅक आता यूज करतात बॉ हॅकर, त्याच्यावरती ते पण सोल्युशन शोधतात। समजा मला नायलेजची वेबसाईटमधून बग शोधायचे आहे, ओके, कळलं सगळ्यांना, समजा एक एक्झाम्पल, मला नायलेजच्या वेबसाईटमधून बग शोधायचं आहे, तर मी काय करणार माहिती का, इथून बघेल कोणता नवीन बग आहे का, मग इथं जर का भेटतोय की बा हा बग सगळ्यात जास्त यूज होतोय आणि हा कोणाला माहिती नाही म्हणून, तर मी तो बग शोधण्याचा प्रयत्न करेल नायलेजच्या वेबसाईटला, तर नायलेजच्या वेबसाईटमध्ये जर का तुम्हाला बग भेटून जातो, चान्सेस किती आहे, चान्सेस वाढून जातात ना, समस्या तुम्हाला माझं बोललेलं, मग जर का मला तो बॉक्स भेटून जातो तर मी तो बॉक्स शोधून काढेल आणि सांगून देईल त्यांना की बघा हा अपडेट ठेवा, समस्या सगळ्यांना। तर ही प्रक्रिया आहे WASP मध्ये। तर प्रोसिजर काय, तर मला हे सांगा याच्यामध्ये काय मग प्रोसिजर आहे सगळी, की एक नियम असतो आणि त्या नियमचं सगळ्यांना पालन करायचं आहे, या प्रकारे ती प्रोसिजर दरवर्षी नवीन नवीन निघते, ठीक आहे। तर मग मला सांगा हे कशात येतं, कोणत्या सिक्युरिटीमध्ये, फिजिकल सिक्युरिटीमध्ये, टेक्निकल सिक्युरिटीमध्ये का डिटेक्टिव्ह सिक्युरिटी, कोणत्या सिक्युरिटीमध्ये मला सांगा, कमेंटला टाक। काय ते एक प्रोसिजर आहे त्याच्यामध्ये जी सगळ्यांना फॉलो करायची आहे,
त्याचे नियम सगळ्यांना फॉलो करायचे. कोणती सिक्युरिटी? फिजिकल सिक्युरिटी. काही जण म्हणतात फिजिकल सिक्युरिटी. चला, चांगली गोष्ट आहे, आन्सर तर देत आहे. सिक्युरिटी किती प्रकारच्या होत्या तिथं मला ते सांगा. 3 प्रकारच्या सिक्युरिटी होत्या. टाका बरं त्या पहिले आधी. काय टाक? हां बरोबर, चेतन टाकतोय. डिटेक्टिव्ह, फिजिकल, नाही डिटेक्टिव्ह, प्रिव्हेंटिव्ह आणि त्या 3 वेगळ्या. फिजिकल, टेक्निकल आणि एक होती शेवटची, ती सांगा. फिजिकल होती. प्रिव्हेंटिव्ह त्यांना मॅच नको करू चेतन, त्यामध्ये त्यांचं काम नाही. प्रिव्हेंटिव्हचं पण काम नाही, डिटेक्टिव्हचं पण काम नाही. ते एक वेगळा टप्पा, तो आहे सारखा आहे, पण त्यांना त्यामध्ये नको घेऊ. आधी ते 3 घे, डिटेक्टिव्ह वाले, टेक्निकल वाले आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वाले. ठीक आहे. ॲडमिनिस्ट्रेशनची एक होती, फिजिकल एक होती आणि एक टेक्निकल होती. हे 3 प्रकार होते की नाही? होते की नाही? मागचे लेक्चर बघून घ्या. ओके, 3 प्रकारच्या सिक्युरिटी असतात. एक टेक्निकल, ठीक आहे, टेक्निकल होती, फिजिकल होती आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिक्युरिटी होती. टेक्निकलमध्ये त्या होत्या सॉफ्टवेअरशी रिलेटेड. डिटेक्टिव्ह, करेक्टिव्ह. चला तुमचं चाका मग सांगा. डिटेक्टिव्हमधून तुम्ही एखादा आन्सर निवडा किंवा फिजिकल वगैरे मधून निवडा. कशात येईल? डिटेक्टिव्हमध्ये येईल, दोन्ही पण सांगा. ठीक आहे. त्या फिजिकल, टेक्निकल आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह या 3 पैकी पण निवडा, कारण की हे 2 तक्ते सेमच आहे. आणि डिटेक्टिव्ह, प्रिव्हेंटिव्ह आणि नाही, डिटेक्टिव्ह, प्रिव्हेंटिव्ह आणि जसं काही तिसरं होतं ते 3 मधून तुम्ही कोणी एक सांगा, म्हणजे त्याच्यामधून तुम्हाला समजेल की हे कशात होतं. एक प्रोसिजर आहे, त्या प्रोसिजरचं फॉलो सगळ्यांना करायचं. तर मी तुम्हाला इथल्या तक्त्यामधून सांगून देतो. हे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिक्युरिटीमध्ये येतं. ठीक आहे, राईट. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिक्युरिटी ती सिक्युरिटी असते जी एखाद्या अटॅकला होण्या अगोदर पहिले वाचवून टाकते, कमी करून टाकते. म्हणजे त्याचं सोल्युशन पहिले सगळ्यांना अवेअरनेस करून दिलं आता कंपनीमध्ये, की बघा असं असं होतं, अशी लिंक असते, या लिंकवरती क्लिक करायचं आणि लोक असे फसवतात किंवा हॅकर्स असे फसवतात, तर तुम्ही अशापासून दूर राहायचं. तर ही काय झाली? सिक्युरिटी पॉलिसी झाली जी आपल्याला अवेअरनेस करते सायबर सिक्युरिटीपासून. बरोबर. तर मग हे सायबर सिक्युरिटी पॉलिसीमध्ये येईल. बरोबर. द्या लवकर आन्सर, बाकीचे पण लेक्चर घ्यायचे. फिजिकल, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह. फिजिकलमध्ये येईल आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हमध्ये नक्की. चला आन्सर तर देते, चेतन आन्सर देते चांगली. भारती सोनवणे पण देते. डिटेक्टिव्ह सांगितले की नाही? डिटेक्टिव्ह बरोबर, डिटेक्टिव्हमध्ये येईल ना. आधी हे झालेलं होतं आपलं. बघा मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन ओपन करून दाखवतो. एकदा मी पण रिवाइज करून घेतो तुमच्यासाठी. एकदा तुमचं पण डाऊट क्लिअर होऊन जातील. इधर आहे. हां, आपण कंट्रोल्स सिक्युरिटी होतं ते. तो चार्ट बनवला होता ना आपण एक, इधर ही है वो चार्ट शायद. इसमें भी नहीं है, मिल जा जल्दी. अरे आपल्या याच्यावर द्यायचं ना, मी टाकलं होतं ना तुम्हाला. डे 1 खाली लिनक्स साइबर सिक्योरिटी डिवाइस अंडरस्टँडिंग एक्सेस. उसके बाद फिजिकल सिक्युरिटी मॉड्यूल सांगितले होते. वरती गेलो ना आपण. सायबर सिक्युरिटी चार्ट दिलं होतं ऐकून ना. हे सायबर सिक्युरिटी कंट्रोल्स होते.
ये मुलांनो ही आहे, यामध्ये होतं ते टेक्निकल सिक्युरिटी आणि व्यवसाय हे का याच्यात याच्यात नाही आहे सांगितले याच्यात त्याचं काम नाही. आता हे जर काही इथं आहे ना, कुठे गेलो, हे इथं आहे ना, तर हे इथं आहे नाही बघ. चला मी तुम्हाला सांगतो, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिक्युरिटीमध्ये ते येईल. कशात येईल? ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिक्युरिटीमध्ये. आणि झाली गोष्ट डिटेक्टिव्ह याची, तर ते शक्यतो शोधून काढण्यामध्ये डिटेक्टिव्ह प्रिव्हेंटिव्हमध्ये येईल. प्रिव्हेंटिव्हमध्ये कळते, काळजी घेणं. ठीक आहे, क्लिअर झालं सगळ्यांना? कळतंय सगळ्यांना? बघा माझे मागचे लेक्चर बघा, समजेल तुम्हाला. सिम्पल वे आहे ते. मला वाटलं होतं तुम्हाला जमेल, पण तुम्हाला काही जमत नाही ते. कसं करायचं तुमचं? नाही, मुलांना चेतनला जमलं डिटेक्टिव्हमध्ये. गीता शर्मा म्हणते डिटेक्टिव्हमध्ये. डिटेक्टिव्ह म्हणजे ओळखणं. हां, तू सांगतेस ते पण बरोबर वाटतंय. डिटेक्टिव्ह कारण की त्यांना जर का ती प्रोसिजर सांगितलं तर ते डिटेक्ट करू शकतात, ओळखू शकतात. तर CCTV फिजिकलमध्ये येईल, चेतनने सांगितलं. फायरवॉल सांगितलं, टेक्निकल प्रिव्हेंटिव्ह आणि डिटेक्टिव्हमध्ये. बॅकअप टेक्निकलमध्ये येईल, करेक्टिव्हमध्ये. ट्रेनिंग ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हमध्ये. इन्सिडेंट ॲडमिनिस्ट्रेटर आणि तर ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि करेक्टिव्हमध्ये. तर करेक्टिव्हमध्ये येईल ते, बरोबर. प्रिव्हेंटिव्ह नाहीच आहे ना, करेक्टिव्ह. ट्रेनिंग प्रिव्हेंटिव्हमध्ये. मग बघा, जसं मी सांगितलं माझं जेवण सुरू होतं ते राईटच आहे. ठीक आहे, म्हणून असा गोंधळ होईल नाही, हेच प्रश्न तुम्हाला आहे. कशात? सायबर सिक्युरिटीमध्ये. कसा गोंधळ होईल की कसं होतो, आपण काय घेत होतो आता, सिक्युरिटी पॉलिसी कशात आहे? ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हमध्ये येईल आणि ती प्रिव्हेंटिव्हमध्ये पण येते, काळजी घेणं आधीच. ठीक आहे, समजलं मग सगळ्यांना इथपर्यंत? आता बघा मी तुम्हाला अजून सांगतो, व्हॉट आर सिक्युरिटी पॉलिसी. Written rules and guidelines that tell users and employee how to keep data safe. त्यांचा डाटा कसा सेफ ठेवता येईल आणि नवीन जे काही थ्रेट्स आहेत त्यांच्यापासून कसं वाचता. एक्झाम्पल पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी, यूज स्ट्रॉंग पासवर्ड. एक्झाम्पल 12 कॅरेक्टर, मॅक्झिमम ऑफ लेटर, नंबर, सिम्बॉल. Access control policy, give access only to authorized users. Email policy, don't click on unknown links to attachment or attachments. Procedure. तर बघा याचं काय होतं, याच्यामध्ये सगळे रूल्स होते जे प्रत्येक वर्ष नवीन नवीन असतात. ठीक आहे, आणि त्यांना एक नंबर दिलेले असतात. बग बाउंटी हंटिंग जेव्हा होते ना, तर त्या एखाद्या कंपनीला, बघा तुम्ही ऐकून घ्या और सब लोग सुन लीजिए. जब भी आप कोई बग बाउंटी हंटिंग करते हो या फिर कोई बग्स किसी एप्लीकेशन में ढूंढते हो या फिर किसी कंपनी के बग्स ढूंढते हो, तो आप समझो ये एप्लीकेशन है तो इसके बग्स ढूंढोगे. तो इसके बग्स जब आपको मिल जाते हैं तो आप उस कंपनी को लेटर लिखते टाइम उस बग्स का नंबर देते हो. बग्स का नंबर मतलब क्या होता है सर? हर बग को एक नाम दिया होता है, एक नंबर दिया होता है, वो टॉप 10 में आती है. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको वो भी है. ठीक है, वो भी है, आपको बताया कहाँ पे है वो, यहाँ पे शायद. हाँ देखो यहाँ, तो देखो ये सिक्योरिटी WASP टॉप 10 सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड WASP टॉप 10. तो ये क्या? तो ये टॉप 10 वो सारे वल्नरेबिलिटीज और अटैक्स है जिसके नेम लिए हुए हैं और उसकी सिक्योरिटी कैसे, मतलब एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो वेबसाइट के. ठीक है, तो उसको कुछ A01 करके नंबर दिया होगा. A0 मतलब 10 तक इसे पूरे टॉप 10 जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं और हर साल उसका नया नया ऊपर किया जाता है. असं असतं ना. आता जसं की नुसतं चाऊमिन आहे आणि त्या चाऊमिनला 3-4 प्रकारे बनवलं असतं तडका देऊन, तुम्ही त्याचे नावं प्रत्येक वेगवेगळं ठेवलं, असं तेच
ठीक है, मतलब क्या मतलब साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि भी कोई भी अटैक होता है सबसे, तो वो पिछला ही अटैक होता है, सिर्फ उसमें कुछ नया तड़का देके तो उसको क्या करते हैं, किसी में एक को डिफाइन किया जाता है कि वो ये वाला है। तो देखो उसमें टॉप 10 में आपको ऐसा नहीं कि याद रहना चाहिए, पर हर एक एथिकल हैकर को ये याद होता है। क्यों याद होता है वो भी बता देता हूँ। कि समझो उसको कोई अभी बग बाउंटी हंटिंग करता है, तो उसको कोई वनरेबिलिटीज मिलती है, तो वो बताते टाइम क्या बताएगा, पूरा अटैक का पूरा नाम नहीं, उसको कुछ तो नंबर होता है, वो नंबर होता है कि आप ये डिटेक्ट हुआ है 101 करके 105 करके, ये मुझे वनरेबिलिटीज नहीं कि आपके 105 106 सॉरी A06 A05 A010 भी था उसमें, तो ये सारी वनरेबिलिटीज मुझे मिली है, तो आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, और आप उसमें क्या क्या चेंज मतलब चेंजेस करने चाहिए वो भी उसको बताते हैं लेटर में, अपडेट करना चाहिए। तो ये क्या हुआ टॉप 10। तो इसमें वो ही होता है, देखो एक बार मैं आपको WASP बता देता हूँ, WASP। क्या ही आ रहा है यहाँ पे, मक्खी आ गई। इससे डाक लो टॉप 10। अभी देखो देखो नंबर दिए A01 2021 ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, उसके साथ ये नंबर भी होता है कि इसका फायदा कौन से साल कितना उठाया गया था, कितना क्रिटिकल था उस टाइम पे वो केस, और अभी भी वो है क्या। तो ये चेंजेस होता है, जसे 2017 मध्ये हे होतं आणि 2021 मध्ये हे झालं, पण काहीतरी थोडक्यात चेंजेस झाले, पण नंबर नंबर वही है। देखो एचपीएल इंजेक्शन है इधर दिया गया है, एचपीएल इंजेक्शन इधर है, 3 नंबर में डाला इसको, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में इसको पहले नंबर में फेंक दिया। ऐसा ही कुछ है इसमें, ये पूरे नंबर्स होते हैं, तो ये नंबर से क्या डायरेक्ट याद रहते हैं हैकर्स को, उनके नाम भी पता होते हैं उनको ये सारे, क्योंकि ये सारे ऐसा गोल्ड है, कभी उनको कोई हैकर्स को या फिर कोई एथिकल हैकर को भी किसी वेबसाइट में मिल जाता है, तो उसके लिए एक सोने की तरह होता है वो, उसको डॉलर में पैसे मिलते हैं उसके लिए, कभी उसको मिल जाता है। तो बग बाउंटी हंटिंग में यही होता है, नुसतं बग शोधायचं कोणत्या वेबसाईटमध्ये आहे, बग शोधायचं म्हणजे त्यांना परमिशन असते, असं नसतं की डायरेक्ट कोणत्याही ॲप्लिकेशनला तुम्ही बग शोधणार आणि त्याच्यावरती अटॅक करणार, नाही हे चुकीचं झालं, ये डायरेक्ट हैकर का काम है। मतलब आप कभी कोई भी डायरेक्ट एप्लीकेशन, आपको कोई भी वेबसाइट मिलती है और आप कभी हैकर हो, तो आपको पसंद आई इस वेबसाइट में बग ढूंढना, तो बग ढूंढोगे, और उससे तो नहीं होता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है उसकी, आपको देखना पड़ेगा कि उस वेबसाइट को बोला गया है कि देखो भाई, मतलब कई एक एप्लीकेशन होगी उसमें बताया जाता है कि इस एप्लीकेशन को बताया गया है कि आप बग ढूंढ सकते हो, परमिशन है, ऐसा होता है, परमिशन है वो इस वेबसाइट को, जबकि वहाँ पे परमिशन नहीं होती, तो आपका हक नहीं है वहाँ पे, जबकि परमिशन दी है खुद कंपनी की ढूंढो हैकर्स को, तो क्या वो हैकर ढूंढेगा, उस पर बग ढूंढेगा, ट्राई करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये ऑथोराइज एक्सेस होगा, क्योंकि एथिकल हैकर का काम क्या था, ऑथोराइज एक्सेस, अनऑथोराइज एक्सेस उसका काम नहीं, मतलब परमिशन लेगा तभी जाके कुछ भी करेगा, हैकिंग हो या फिर एथिकल हैकिंग हो, समझे। तुला नाही समजला, तू माझ्याकडे आला असं सांगितलं की सर माझ्या घराचं लॉक चांगलं टाईट आहे, एकदम पक्का आहे, तुटत नाही, मी सांगेल हो का, ओके मग मी चेक करून येतो, तर तुझी परमिशन घे की मी खरंच सोडू ना लॉक, बघ तुझी परमिशन घेऊन घे, नाही मग मी जर त्यांना सांगता तोडलं तर तू माझी लॉक चोरी करत आहे कोण, ठीक है समजतंय। तो मैं आपसे पूछ लूंगा, तो जब मैं आपकी परमिशन ले लूंगा तब मैं अपनी ट्राई करूंगा, मेरी टेक्निक ट्राई करूंगा तोड़ने की, समझो मेरे से टूट जाता है तो आप गलत ठहरे, या फिर आपका बग मिल जाएगा आपको कि आपके लॉक में कहाँ पे गलती थी या फिर कहाँ पे वीकनेस पॉइंट था, वो आपको मिल जाएगा। तो ये बग बाउंटी हंटिंग में होता है, आप किसी भी बग बाउंटी हंटिंग एक ऐसी टेक्निक है या फिर ऐसी स्किल है जहाँ पे आप किसी वेबसाइट में बग्स ढूंढते हो, बग्स या फिर बग्स ढूंढते हो कि घुसपैठ कहाँ से हो सकती है वेबसाइट में,
मतलब कोई हैकर हो, तो कोई हैकर ने इस, समझो मेरी कंपनी है एक एक कंप्यूटर करके, तो मैंने वेबसाइट सबको दे रहा हूँ वहाँ पे कि बच्चों एडमिशन करो वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो समझो कोई, मैंने बताया भी है वेबसाइट पे कि मेरी वेबसाइट को देखो, वल्नरेबिलिटीज होगी तो बताओ हैकर्स, सारे हैकर्स को एक वेबसाइट में मैंने बता दिया कि एक वेबसाइट होती है वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया होता है कि मेरी वेबसाइट पे कोई बग ढूंढ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे चलेगा, क्योंकि वो खुद ढूंढेगा अगर आईटी का हैकर हो, ठीक है। तो आईटी का हैकर को मैं वो दे दूंगा, इतनी इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिश कर दूंगा इंटरनेट पे कि इस वेबसाइट को बग बाउंडिंग उसकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए चलेगा। तो कोई भी हैकर्स को कभी नोटिस पड़ेगा कि ये वेबसाइट कभी मैं उसको देखा, मेरी वेबसाइट उसने देखी, तो वो पहले वेबसाइट मेरी सर्च करेगा कहीं, तो वो एप्लीकेशन में बताऊंगा आपको, आप जीमेल से भी मांग सकते हो, इतना एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, पर आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड करूँगा। तो आप किसी भी वेबसाइट को आपको कभी देखने हैं कि उसमें बग्स है कि नहीं, तो आप उस वेबसाइट को सर्च करो कि वो परमिशन है कि नहीं उसको हैकिंग करने की, उसमें बग्स ढूंढने की, उसमें कभी राइट हाँ बोला हो तो आप कर सकते हो बग्स ढूंढने के लिए ट्राई। तो आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज होना ना। अभी बग बाउंडिंग हंटिंग के लिए पहला स्टेप क्या होता है, क्या क्या ढूंढना पड़ता है आपको पता है? पर कोई भी हैकर, ये स्टेप होती है उनकी पहले, कोई भी हैकर कभी कोई वेबसाइट हैक करेगा या फिर बग्स ढूंढेगा तो उसको पहले देखेगा उसकी परमिशन है क्या, उस मालिक की परमिशन है क्या वेबसाइट वालों की, जिसको हम बग बाउंटिंग के लिए ट्रैक कर रहे हैं। तो वो बोलेगा हाँ, तो वहाँ पे हाँ कभी लिखा हो तो तभी वो ट्राई करेगा उस पर, अन्यथा नहीं। इतना तो समझ में आ गया है ना? बस इतने, बग बाउंटिंग हंटिंग इसी को बोलते हैं। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, मेरा पॉइंट गलत हो गया। तो बग बाउंटिंग हंटिंग में ये ढूंढा जाता, ये सारे वनरेबिलिटीज ढूंढी जाती स्टेप बाय स्टेप कोई भी हो। तो ये WSP है क्या, तो ओपन सोर्स एप्लीकेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में हर एप्लीकेशन के लिए कैसी सिक्योरिटी है और कैसे कैसे लिए जा सकते हैं, कैसे कैसे अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे वो डिटेल होते हैं, यहाँ पे आपको न्यूज़ की तरह बताया भी जाएगा, तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। और हाँ, आपको कोई साइबर सिक्योरिटी सीखना हो, बग बाउंटिंग हंटिंग सीखनी हो, तो आप हिंदी लेक्चर छोड़ के कभी दूसरे कंट्रीज के लेक्चर देखोगे, जैसे कि अमेरिका के बड़े बड़े, मैं आपको कुछ टीचर्स के नाम बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे वो भी सेंड कर देता हूँ। उन टीचर्स के आपको लाइक्स और फॉलोअर्स कम दिखेंगे, भला भले ही उनके लाइक्स और फॉलोअर्स आपको कम दिखेंगे, ठीक है, 500 व्यूज दिखेंगे, ठीक है, बड़े बड़े टीचर्स हैं अलग कंट्री के, पर उनकी जो बातें हैं ना, आपको कुछ बातें वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी जो कि इंडिया के टीचर्स में नहीं मिलेगी हिंदी में, समझ रहे हो? कभी आपको बग बाउंटिंग हंटिंग मिलेगी तो आप ऐसे टीचर चुनो, ठीक है, क्योंकि पर आपको इंग्लिश में होगा सारा लेक्चर, आपको इतने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। ऑर्गेनाइजेशन है, WSP एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ये नियम डिसाइड करती है, जैसे कि बायोएस मतलब BIS, ब्लू इंडियन ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये कैसा है, ब्लू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कैसा है कि वो एक डायमेंशन डिक्लेयर करती है कि ये डायमेंशन से ये डिक्लेयर होगा, है ना। ब्लू इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये कोई स्टैंडर्ड होता है कि वो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि कौन से थ्रेड्स है और वो ही बता दे सब कुछ, समझ रहे हो? एक डिसाइड करते हैं वो कुछ तो कि इस प्रोसीजर को फॉलो करो, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है पूरे पूरे इंडस्ट्री या फिर पूरे वर्ल्ड को। जैसे की आपल्या जळगाव सॉरी इंडियामध्ये ब्लू इंडियन स्टँडर्ड बाय बाय BIS, ठीक आहे, मी तुम्हाला म्हणतो ब्लू ऑफ इंडियन स्टँडर्ड, ये काय आहे, एक क्या है, द ब्लू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक distribution, government of India. It is established by the Bureau of Indian Standards Act 2016, which came into effect on 12 October 2000. आधी बघा कसं आहे तुम्हाला सांगतो, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड की ह्या गोष्टीचं म्हणजे जर का माप घ्यायचं तर ह्या गोष्टीपासून माप घ्या, ह्या गोष्टीला ह्या प्रोसिजरला फॉलो करा, हीच प्रोसिजर सगळ्यांनी फॉलो केली पाहिजे, तेव्हा असं सगळं माप बरोबर आहे ना। जर का इकडनं ह्या व्यक्तीला जर का काही माप घ्यायचं आहे कोणत्या गोष्टीचं, ठीक आहे, काही मोजमाप करायची, जर का मी ही पट्टी वापरतोय आणि तू जर का दुसरी पट्टी वापरते, दुसरं वापरते है ना, तर ते तुझं माझं माप सेम येईल का? तर ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड काय करतं, एक संस्थान काय करतं की एक फिजिकल गोष्ट फिक्स करतं,
हाँ, एक कॉमन यूनिट देते हो कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। तो प्रोसीजर सब जब करते हैं तब सबके पास सेम करंटली आता है। तो वैसा ही ये है। आपको कभी ये नहीं समझे तो एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी सेंड कर देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है ना, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, तो ब्लॉक ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड तो वैसे ही WSP है जो एक फिक्स बताता है बग्स को, और उनका एक फिक्स नंबर देता है, और उस नंबर को आपको फॉलो करना पड़ता है। हर जगह वही होता है पूरे वर्ल्ड में। कभी कोई भी वर्ल्ड में कोई भी एप्लीकेशन का जब आप वो बग्स ढूंढोगे तो आप उस बग्स का क्या करोगे, नंबर डिसाइड करोगे, और नंबर वो कहीं पे भी आप मेंशन कर सकते हो, जिससे किसी भी दुनिया का आदमी को ये करेगा, समझेगा कि कौन से बग के बारे में बता रहा है। तो एक फॉलो सबको करना पड़ रहा है ना। तो समझ रहे हो आप मेरी बात? आई होप कि समझ रही होगी, है ना? नहीं? अभी जाओ फिर घर पे, हो गया टाइम। आज का लेक्चर चेतन नसलं, अरे चेतन हो गया टाइम. तो बघा आजचा लेक्चर एवढंच होतं. टेक्निकल हॅकिंग इथं दिलेले इंट्रोडक्शन ॲक्टिकल हॅकिंग हे उद्याच्या लेक्चरला घेईन बाकीचं. ठीक आहे, समजलं सगळं ना. आणि उद्यापासून मी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमवर लेक्चर देईल तुम्हाला, आणि प्रत्येकाला प्रॅक्टिकल करून दाखवेल. नोट्स सगळ्यांनी कंप्लीट ठेवायच्या, नोट्स सबने कंप्लीट करनी है, और अगले लेक्चर के लिए भी प्रेजेंट रहना है. प्रेजेंट भी लगानी है, रोल नंबर नहीं पता हो तो नाम मेंशन करो. ठीक है, बाकी जो कमांड बताएंगे वो भी फॉलो करो. एग्जाम के लिए दिन लगेगा शायद से 20, अभी तो 1 महीना हो चुका है, तो आप फिक्स पकड़ो अगले महीने तक एग्जाम होगी शायद से, क्योंकि इस महीने में आपका लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी का. बराबर, उसमें मैं कुछ तो 5-10 दिन दूंगा आपको, कुछ टाइम दूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन दे दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक ना. तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको नोट भी कंप्लीट कर लेना, कुछ कमांड्स दे दूंगा उसको फॉलो कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना. मोबाइल में नहीं आ रही है तो मुझे कॉल करके बता देना, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. जब भी मैं आपको एग्जाम में बैठाऊंगा तो तब आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे ना यहाँ पे, क्या नहीं? तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी यहाँ आने में. तो इसलिए मैं ये फिक्स करा रहा हूँ तुम्हारा कि आप पहले दिए गए लेक्चर होने के बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वो टेस्ट सॉल्व करना, उसके बाद नोट्स कंप्लीट करना. वो नोट्स मैं खुद सेंड नहीं करूँगा, आपको लिखनी होगी. इतने सारे प्रेजेंटेशन दिए मैंने, आप कोई भी टॉपिक उठाओ, पूरा टॉपिक मुझे चाहिए. नोट्स में कभी एक भी कहीं भी गलत होता है तो आप, और ना मैं रेगुलर प्रेजेंटेटिव मुझे मैं कंपेरिज नहीं करना, मुझे प्रेजेंटेटिव सबकी रेगुलरली चाहिए. ठीक है, कभी प्रेजेंटेटिव में भी कमी हो तो उस बच्चे को बैठा दिया जाएगा नहीं, आपको रिपोर्ट लिखनी होगी ऊपर. उसके बाद प्रेजेंटेटिव से लेकर नोट से लेकर, और नोट से लेकर प्रैक्टिकल से. ठीक है, समझ गए? गुड नाइट.